हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। हम डेली की तरह देख रहे थे कि हमारा वीडियो का प्रैक्टिस सेट आपको हम 9:30 पर करा रहे हैं पर डे। तो ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट होगा आज से। तो आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम के चौथे प्रैक्टिस सेट की। इससे पहले हमने 3 वीडियो को देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाके आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो आप देख सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट रहेंगे ये। अगर हम बात करेंगे तो हमारा 9:30 पे क्या आता है, वीडियो का चैनल आता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री की एमसीक्यू आते हैं, आपके हिस्ट्री की थ्योरी आती है, ज्योग्राफी एमसीक्यू ज्योग्राफी की थ्योरी आती है, फिर संविधान के एमसीक्यू और संविधान की थ्योरी हमारी आ रही है आपकी, अगर हम बात करेंगे पर डे पे तो। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति या नियुक्त कितने वर्षों के लिए की जाती है। कह रहा भारत का नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। ऑप्शन है आपका 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। अगर हम बात करेंगे तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। और ये नियुक्ति जो की जाती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की जाती है। अगर हम बात करेंगे कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद जो हमने कहाँ से लिया है, तो हमने कैग हम इसको बोलते हैं। तो पद जो हमने लिया है वो आपके ब्रिटेन से लिया है। तो कैग का जो पद लिया है वो हमने कहाँ से लिया है, आपके ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता को भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है और संसदीय शासन को भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो संसदीय शासन और एकल नागरिकता दोनों को हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अगर आईएएस के पद की बात करेंगे तो भी वो हमने कहां से ग्रहण किया है, वो भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 6 वर्ष। यानी कि 6 वर्षों के लिए क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे, तो बी नरहरि राव हमारे पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक थे। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्तमान समय में तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या थे, वर्तमान समय में आपके नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं हमारे। और राष्ट्रपति 148 के तहत यानी कि संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की। जो हमने कहां से ग्रहण किया है पद को, तो पद को हमने ग्रहण किया है आपके ब्रिटेन से। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का जो पद हमने है वो हमने कहां से लिया है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितने वर्ष के लिए होगा, 6 वर्ष के लिए आपका होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। पूछ रहा है कि आकस्मिकता जो निधि है उसका संरक्षक कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, या राष्ट्रपति होते हैं, या आपके वित्त मंत्री होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 यानी कि 267 में आकस्मिकता निधि का क्या है, उल्लेख किया गया है, जिसके जो संरक्षक होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद की अनुमति के बगैर इसमें से रुपए नहीं निकाला जा सकता, यानी कि संसद की अनुमति क्या है, आवश्यक है। तो संसद की अनुमति आवश्यक है इसमें से धन निकालने के लिए। ऐसे ही हमारी अगर आर्टिकल नंबर हम 200 अनुच्छेद 266 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें आती है भारत की संचित निधि।
इसमें हमारी आती है भारत की संचय निधि। तो 266 में हमारी भारत की संचय निधि है। इस निधि में भी धन निकालने के लिए हमको संसद की आवश्यकता होती है। इस निधि से क्या होता है, कई लोगों को आपके वेतन मिलता है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन आता है इससे, एग्जाम्पल राष्ट्रपति का, यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन आता है। तो ऐसे कुल पद हैं हमारे जिसमें क्या होता है, इनसे वेतन। लेकिन किसी को वेतन देने के लिए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी वेतन आता है, तो किसी के वेतन को देने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इसमें खर्च के लिए रुपए निकाला जाएगा तो संसद की क्या है, आवश्यकता है। तो हमने देखा 266 और 267 की अगर हमने बात करी तो दोनों, ये जो निधि है इसका उपयोग किया था वित्तीय संकट के दौरान किया जाता है। अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल, जिसका अभी तक भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। अगर ये प्रश्न हमारे पेपर बनता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका कभी भी भारतीय संविधान में उपयोग नहीं किया गया है, तो 360। तो 360 में एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। तो जो हमारी अक्षमता जो निधि होती है उसके संरक्षक कौन होते हैं, आपके राष्ट्रपति क्या होंगे, उसके संरक्षक होंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी या कौन था। अगर थी की हम बात करेंगे तो यानी कि महिला पूछ रहा है तो थी नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या रानी दिद्दा। अगर हम बात करेंगे नूरजहां की, तो नूरजहां आपके जहांगीर मुगल वंश के जो शासक थे, यानी कि अकबर के पुत्र, बाबर नहीं, अकबर के पुत्र जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां था। तो जहांगीर ने शासन किया था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक मुगल वंश में शासन किया था। रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो रजिया सुल्तान ने 1236 से लेके 1240 तक क्या करा था, शासन किया था। अगर हम बात करेंगे रुद्रमा देवी की, तो काकतीय वंश की एक शासिका थी रुद्रमा देवी आपकी। सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा रजिया सुल्तान। राइट आंसर क्या होगा हमारा, रजिया सुल्तान। देख लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में कुछ स्पेशल फैक्टों को। तो रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली के एक शासक, यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की या मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका या पहली महिला शासिका या पहली व अंतिम महिला शासिका की अगर बात करेंगे तो सभी में जो नाम निकल के आएगा वो आपकी रजिया सुल्तान होंगी। तो इल्तुतमिश की पुत्री थी जिन्होंने 1236 ईस्वी में अल्तुनिया से क्या कर लिया, विवाह कर लिया और लाल कपड़े धारण करके क्या बैठी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गई। अगर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश से संबंधित होंगे, तो आपके गुलाम वंश से। अगर हम बात करेंगे गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहते हैं वो कहते हैं हम इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक की अगर हम बात करेंगे एज ए स्लेव डायनेस्टी, तो वो है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो हमारा गुलाम वंश की अगर हम बात करेंगे तो 1206 से लेके 1290 तक क्या है, आपका गुलाम वंश है। तो 1206 से लेके 1290 तक हमारा क्या है, गुलाम वंश है। गुलाम वंश के बाद हमारा खिलजी वंश होगा, 1290 से लेके 1320 तक हमारा क्या है, खिलजी वंश है। तो दिल्ली सल्तनत काल में सबसे छोटा वंश है तो वो आपका खिलजी वंश है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका रजिया सुल्तान होगा। रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय, यानी कि आपके दक्षिण भारत के वंश, यानी कि जैसे आपका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश राज्यों में काकतीय वंश है। अगर आप भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, यह पूछ रहा है लॉर्ड
कॉर्नवालिस, यहां पे हम कर लेंगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस या उपयुक्त में कोई नहीं। हमने देखा था तो गवर्नर जनरल की प्रथा भारत में चली आ रही थी, यानी कि अगर हम बात करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर, तो बंगाल के पहले अगर गवर्नर की बात करेंगे तो वो होंगे आपके रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम बात करेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहां से हमारा नाम निकल के आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम बात करेंगे कि भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय की अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। अगर हम यहां से शासन टाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करेंगे तो 1828 से लेके 1835, डलहौजी की बात करेंगे तो 1848 से 1856, कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो 1786 से लेके 1793। ये हमारे कुछ गवर्नर जनरल हैं। पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो अभी हमने पढ़े भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो हमारे कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या करा, 1829 में सती प्रथा को क्या कर दिया, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो 1829 में क्या करा, सती प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 4 दिसंबर 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को पूरी तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1830 में, तो यहां से ठगी का भी अंत कर दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ठगी प्रथा का अंत कर दिए थे और इसके लिए नियुक्त किया था कर्नल सैलिमन को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठगी प्रथा का जो अंत किए थे वो 1830 में कर दिए थे, ठगी प्रथा का अंत। अगर हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी को, तो भारतीय रेल व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो भारतीय रेल व्यवस्था का जनक हम कहते हैं। और इन्होंने क्या करा, एक हड़प नीति की शुरुआत की थी। इसकी नीति की शुरुआत करती हड़प नीति। इससे क्या था, ये राज्यों को हड़प लेते थे और पहला हड़पा जाने वाला राज्य था वो क्या था आपका, सतारा। तो सतारा आपके महाराष्ट्र में है और हड़प नीति के तहत कोई पहला राज्य अगर हड़पा गया तो वो आपका क्या था, सतारा था। अगर कुशासन के आधार पर पूछा जाता है कि कुशासन के आधार पर सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था, तो कुशासन के आधार पर सबसे पहले हड़पा था अवध को। तो अवध को कुशासन के आधार पर सबसे पहले हड़पा था। अगर पूछा जाता ओवरऑल सबसे पहला हड़प नीति के तहत जो राज्य हड़पा गया था उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे सतारा। ओके, तो हमने देखा। अगर कॉर्नवालिस की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1793 में एक पद्धति शुरू करी थी जिसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक भी हम किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी हम किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक भी हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। लेकिन भारतीय सिविल सेवा की अगर नींव की बात करेंगे कि भारतीय सिविल सेवा की नींव किसने रखी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अगर और भी हम बात करें तो सिविल सर्विस जो डे है वो आपका कब बनाया था, वो आपका 21 अप्रैल को बनाया जाता है। तो सिविल सर्विस दिवस हम कब बनाते हैं,
21 अप्रैल को बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, ठगी प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। अगर हम बात करेंगे तो बुध ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो बुध आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका, इसको मरकरी भी बोल सकते हैं। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है हमारा। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर शुक्र की बात करेंगे तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है जिसको हम वीनस बोल सकते हैं। अगर बृहस्पति की बात करेंगे तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा। अगर हम बात करेंगे शुक्र की तो सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल में अगर हम ग्रह की बात करेंगे तो सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो हमारे कितने हैं, वो हमारे 8 ग्रह हैं। कुछ ग्रह हमारे आंतरिक होते हैं और कुछ ग्रह जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बाह्य ग्रह होते हैं। अगर हम आंतरिक ग्रह की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं पृथ्वी हमारा आंतरिक ग्रह है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मंगल, बुध और शुक्र आपके क्या है, ये आंतरिक ग्रह हैं। तो हमारे 4 आंतरिक ग्रह हैं और ग्रहों की जो कुल संख्या है वो कितनी है आपकी, 8 है। तो हम देखेंगे जो हमारे ग्रह हैं तो हमारा यहाँ पे बचता है शनि, बृहस्पति, वरुण और आपका अरुण। ये हमारे क्या है, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। तो हमारे जो ग्रह हैं उसकी जो संख्या है ग्रहों की, वो संख्या कितनी है आपके 8। यानी ग्रहों की संख्या कितनी है, हमारे 8 ग्रह हैं। इसमें हमने डिवाइड करा, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। इसमें सबसे बड़ा ग्रह आपका क्या है, बृहस्पति है। और सबसे छोटा जो ग्रह है वो हमारा क्या है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अब हम बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है ग्रह को पृथ्वी का, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा शुक्र। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुक्र द्रव्यमान व आकार में किसके समान है, आपके पृथ्वी के समान है। तो शुक्र जो है वो द्रव्यमान व आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए कहते हैं हम इसको जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। जो सबसे चमकीला ग्रह है, अगर हम बात करेंगे तो इसके वायुमंडल में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। तो इसके जो वायुमंडल है उसमें SO2 के बादल पाए जाते हैं। ओके, अगर एक प्रश्न बनता है कि किस ग्रह में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल पाए जाते हैं, तो है हमारा आपका शुक्र ग्रह, जिसमें बादल पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हमारे बुध और शुक्र की अगर हम बात करेंगे तो 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र व बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो हमारा सही आंसर होगा आपके शुक्र। यानी कि बुध व शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका एक ही उपग्रह है, जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। ओके, तो हमने देखे कि हमारे आंतरिक ग्रह, ये प्रश्न बहुत ज्यादा IMP है। अगला प्रश्न है कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कह रहा फफूंद यानी कि बात कर रहा है फंगी की, फंगी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न है हमारा। शरीर क्रिया विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान या कहता है जीव विज्ञान। बहुत ही सरल प्रश्न है, यानी क्या कहेंगे हम, कवक विज्ञान कहेंगे। इसमें तो दिख ही रहा है हमारे लिए। अगर हम बात करेंगे स्टडी की, तो चलिए, हमने बोला आपको इसको हम क्या कहते हैं, फंगी समझते हैं, यानी कि फंगी हम इसको बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर एक होता है आपका अलगी। अलगी
अलगी का मतलब होता है आपकी शैवाल, और इसका जो मतलब होता है फंगी का वो होता है आपका कवक। अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो यहां से अगर हम ट्रिक को लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं एफम, हम एफम लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एफ से फंगी और इसको हम कहते हैं माइकोलॉजी, एम से क्या होगा माइकोलॉजी। ओके, अगर हम कह सकते हैं माइकोलॉजी और हम लिख सकते हैं एएफ, इसको हम कह सकते हैं शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, इसको हम क्या कह सकते हैं साइंस की भाषा में फाइकोलॉजी। हम देख लेते हैं हमारे मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है आपका साइकोलॉजी। अगर रक्त की बात करेंगे तो रक्त और लीवर, यानी कि एक रक्त की अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है दोनों में, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं और आपके लीवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। अगर हम रक्त के अध्ययन की बात करेंगे तो कहते हैं हेमेटोलॉजी, क्या कहते हैं रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। अगर ब्लड यानी कि लीवर के अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो कहते हैं हेपेटोलॉजी, तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। देखिएगा आपको हमने 5 अध्ययन बताए, यानी कि एफएम से बात करेंगे तो माइकोलॉजी, एएफ से बात करेंगे तो फाइकोलॉजी हम इसको कहेंगे। मस्तिष्क की बात करेंगे तो साइटोलॉजी कहते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं और इसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। आप देखिएगा सिर्फ डिफरेंस है अगर हमारे यहाँ पे, तो पा और माँ का आपके क्या है डिफरेंस है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट्स में से एक है जीव विज्ञान आपके, जिसमें जीवित प्लस मृत दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान की हम सही परिभाषा की बात करेंगे तो बेजीव जंतुओं का यानी कि जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है तो हम उसको जीव विज्ञान कह देंगे। लेकिन कैसे कहेंगे, जिसमें जीवित प्लस मृत दोनों जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है ऐसा जो दही के गठन के लिए उत्तरदायी है यानी कि रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है लाइकोपोडियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस या फफूंद या कवक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कवक होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है आपका एफएम, यानी कि एफ मतलब फंगी, एम मतलब माइकोलॉजी, यानी कि माइकोलॉजी कहलाएगा। फाइकोलॉजी हमारा शैवाल का अध्ययन कहलाता है। शैवालों को जापान में सलाद के रूप में खाया जाता है। अगर हम बात करेंगे लाइकोपोडियम, लैक्टोबैसिलस, तो जो दूध से दही बनाने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं किण्वन। क्या कहते हैं आप उसको किण्वन कहते हैं। और जीवाणु की अगर हम खोज की बात करेंगे तो जीवाणु की खोज करी है लिवानोवस्की ने, यानी कि अगर हम बात करेंगे जीवाणु की खोज की तो जीवाणु की जो खोज करी है वो करी है ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम विषाणु की बात करेंगे कि विषाणु की खोज किसने करी, तो विषाणु की जो खोज करी है वो करी है इवानोवस्की ने। तो जीवाणु की खोज हमारी जो करी है वो आपकी ल्यूवेनहॉक ने करी है और विषाणु की जो खोज करी है वो आपकी इवानोवस्की ने क्या करी है खोज की है। तो अगर बात हम करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होगा लैक्टोबैसिलस। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। अगर हम किण्वन की बात करेंगे तो किण्वन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, किण्वन के अध्ययन को हम कहते हैं जाइमोलॉजी। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, जिसके लिए लैक्टोबैसिलस होता है। और दूध की शुद्धता अगर हम मापेंगे तो लैक्टोमीटर का प्रयोग हम करेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, यानी कि बात कर रहा है पसलियों की, यानी कि बात कर रहा है आपके रिब्स की। तो बात कर रहा है आपके रिब्स की, तो मानव शरीर में जो रिब्स होती हैं वो 13 होती हैं, 11 होती हैं या आपकी 12 या आपकी 14। तो रिब्स जो होती हैं वो कितनी होती है मानव शरीर में
24 होती हैं, 24 अगर होती हैं तो आंसर हमसे जोड़े में पूछा है, तो जोड़ा कितना होगा आपका 12 जोड़े होगा हमारा। तो सही आंसर क्या है आपका 12 जोड़े। ओके, अगर हम रिप्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिप्स जो होती हैं वो आपके किस में होती है, सांप में होती हैं। तो सांप में रिप्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 200 से लेके 400। तो 200 से लेके 400 सबसे ज्यादा रिप्स जो होती है वो हमारे किस में होती है, स्नेक से यानी कि सांप में होती है। ओके, तो हमने देखा इस प्रश्न में क्या आंसर होगा हमारा 12 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक गेंद को लंबवत से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है, ऊर्जा, विस्थापन, गति या त्वरण। अगर हम बात करेंगे वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, त्वरण होगा। ठीक है, गति आपके यानी कि दौड़ो, आप गति यानी कि स्पीड आपका मोशन। गति के नियम जो दिए हैं वो हमने किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं। तो कह रहा है एक गेंद को लंबवत पूर्वक ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के निम्नलिखित दौरान में से कौन सी भौतिक गति जो होगी वो परिवर्तित नहीं होगी। तो नहीं होगी कि आपकी ऊर्जा, तो ऊर्जा बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगी, ये हमारा राइट आंसर होगा। विस्थापन की अगर बात करेंगे तो आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है आपकी विस्थापन। कह रहा है निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है, मरुस्थल में होती है, नदियों में होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। तो अगर हम बात करेंगे तो मरुस्थल यानी कि थार मरुस्थल हमारा राजस्थान में है। ऐसे विश्व में कई सारे आपके क्या है मरुस्थल हैं। नदियों में तो नहीं होती, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी नहीं होती। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आखिर होती है। तो अगर बात करेंगे सबसे अधिक जैव विविधता अगर होती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता हमारी पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे जैव विविधता दिवस की, तो जैव विविधता जो हमारा दिवस है वो हमारा 22 मई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, हमारा 22 मई को बनाया जाता है। और अगर प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जो आपके कहां पर है, केरल में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क बोल दें या हम शांत घाटी नेशनल पार्क भी हम इसको बोल सकते हैं, जिसमें सबसे अधिक क्या होती है, जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत घाटी नेशनल पार्क भी हम इसको बोलते हैं। यानी कि जो जैव विविधता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, आपके केरल में पाई जाती है। मरुस्थल की बात करेंगे तो भारत का है आपका थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल भारत का है आपका। नदियों की बात करेंगे तो भारत क्या है, नदियों का देश है एक, जिसमें 4000 से ज्यादा नदियां हैं आपके। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंधीय तो यहाँ पे है उष्णकटिबंधीय। अगर हम वर्षा वन भी यहाँ पे लिख दें तो हमारा राइट आंसर होगा आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र आपका। ओके, तो हमने देखे 10 प्रश्नों को। अगला प्रश्न है हमारा कि अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। पूछ रहा है किसको विकसित करने के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चेचक का टीका, पोलियो का टीका, पेनिसिलिन या हेपेटाइटिस बी का टीका, क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम बात करेंगे चेचक का टीका, तो चेचक का टीका जो दिया था वो दिया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या करा था, चेचक का टीका दिया था आपके। अगर हम बात करते हैं कि पोलियो का टीका जो है वो कैसे दिया जाता है, तो पोलियो का जो टीका दिया जाता है वो आपके 2 प्रकार से दिया जाता है। तो एक तो ओरल दिया जाता है आपके, यानी कि ओरल, और एक आपकी क्या है, इंजेक्शन के द्वारा। तो जो ओरल जो दिया था वो अल्बर्ट साबिन ने दिया था।
अगर जो इंजेक्शन के द्वारा जो विकसित किया था वो किया था जोनस साल्क ने, उसे इंजेक्शन के द्वारा क्या किया गया था, विकसित किया गया था। अगर हम बात करेंगे विश्व पोलियो दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व पोलियो दिवस हम बनाते हैं 24 अक्टूबर को। डे की अगर हम बात करेंगे तो बनाते हैं हम 24 अक्टूबर। ओके, अगर हम पेनिसिलिन की बात करेंगे तो खोज करिए आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करी, खोज की है आपकी पेनिसिलिन की। हेपेटाइटिस आपका, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आपका होता है, हेपेटाइटिस सी आपका होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो आपके जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, पोलियो का टीका इन्होंने क्या करा था, विकसित किया था ओरल माध्यम से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? पूछ रहा अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सीधे कार्रवाई के लिए जा सकता है? धारा 28, धारा 29, धारा 31 और धारा 32। अगर हम बात करेंगे तो आपके जो अनुच्छेद आपका 32 है उसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और संविधान का क्या कहा, हृदय कहा, अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 में हमारे रिटों की चर्चा की जाती है, और रिटों का जो मतलब होता है वो होता है, रिटों का अर्थ होता है आदेश देना। तो रिटों को हमने जो लिया था वो भारत में के संविधान में ब्रिटेन से हमने रिटों को ग्रहण किया था। तो कहाँ से ग्रहण किया था, ब्रिटेन से ग्रहण किया था रिटों को हमने। और जो हमारे भारतीय संविधान में जो रिटें हैं वो आपकी 5 रिटें हैं, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और आपके अधिकार रक्षा, यानी कि आपके 5 रिटें हैं। तो रिट जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में है, और इससे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत और संविधान की आत्मा व हृदय भी कहा था। अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे, तो अनुच्छेद आपका, अगर सुप्रीम कोर्ट हमको जाना है तो अनुच्छेद नंबर 32, अगर हमको हाई कोर्ट जाना है तो हमारे लिए अनुच्छेद जो प्रयोग किया जाएगा वो आपका 226 अनुच्छेद प्रयोग किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, यानी कि किसके पास ज्यादा पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास। तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करेंगे। अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 का प्रयोग करेंगे। जैसे किसके पास पावर ज्यादा है, तो आपके अगर मौलिक अधिकारों के हनन की तुलना हम करेंगे तो आपके हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है अकॉर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब। सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट की तुलना में क्या है, कम पावर है मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर 32 या धारा 32 की बात हम कर सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। कह रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। पूछ रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा थी वो किसका आपका क्या थी, उदाहरण है। चलिए बताते हैं आपको, बहिष्कार, सबने अवज्ञा, असहयोग आंदोलन या सीधी कार्रवाई।
अगर असहयोग की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। भारत में एक व्यक्ति जो बहुत ही महान यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम कहते थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने क्या करा था, असहयोग आंदोलन के लिए कई सारे प्रयत्न करे थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन हमारे राजनेता यानी कि बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अगर गणेश उत्सव बनाने की अगर किसी व्यक्ति की देन है तो वो आपके कौन है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही। इन्होंने एक आयरिश मूल की महिला यानी कि आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट के साथ मिलकर 28 अक्टूबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना करी, जिसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। 1917 में इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था, बंद भी कर दिया गया था। तो हम बात करेंगे दांडी मार्च की जो यात्रा है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है आपका सबने अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च की यात्रा जो थी, जब प्रारंभ हुई थी तो इसमें मात्र 70 से 80 लोग शामिल थे, लेकिन जब तक ये यात्रा अपनी स्टेज पर पहुंची यानी कि दांडी पहुंची, तब तक इसमें कुल मिला के 50,000 लोग शामिल हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि मजबूरी का नाम क्या है, आपके महात्मा गांधी है, क्योंकि इस यात्रा में क्या था, जब 80 लोग थे तो ब्रिटिश अधिकारी क्या करते थे, उनको जानने यानी कि मार लगाते थे, तो उनका रक्त बह रहा था, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे थे, इस यात्रा में भाग ले रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसी कई सारी स्टोरियां हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी मजबूरी का नाम क्या है, महात्मा गांधी। ओके, तो दांडी मार्च की अगर हम यात्रा की बात करेंगे तो दांडी मार्च की यात्रा जो थी वो आपकी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी। ये 24 दिनों की यात्रा थी और 385 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था इसमें। तो इसका जो आंसर होगा दांडी मार्च होगा। तो सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभिक चरण ही हमारा क्या है, दांडी मार्च आपका कहलाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, शेरशाह, अकबर, जहांगीर और आपके शाहजहां। अगर हम बात करेंगे शाहजहां के शासन टाइम की तो पहले हम अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर का जो मुगल बादशाह थे, जो समय था 1556 से लेके 1605। इनके बाद में इनके पुत्र 1605 से लेके 1627। इनके बाद में जो इनका शासन था 1627 से लेके 1658, ये क्या था, इनका समय था। हमने ये देखा तो शेरशाह की अगर हम बात करेंगे तो 1540 से लेके 1545। शेरशाह सूरी वही व्यक्ति है जिन्होंने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड का क्या कराया था, निर्माण किया था। और इनका जो अंतिम अभियान था वो आपका कलिंजर था। कलिंजर में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी शेरशाह। हुमायूं को इन्होंने पराजित किया था और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो शेरशाह सूरी के संग्रहालय था, उसी से सीढ़ियों से गिरकर क्या हो गई थी, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर की बात करेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भारत में स्थापना की गई तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो हमारे कौन थे, अकबर थे। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर ने क्या करी थी, नूरजहां से शादी कर ली थी और दोस्त पाव सिंगप्पा जो प्रथा थी उसको क्या करा था, चलाया था। और अगर हम बात करेंगे शाहजहां की तो शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने इनके शासन काल से पहले ही यानी कि 58 तक इनका शासन काल था, 1658 तक वहां पर कैद कर लिया। लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1666 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो अगर बात करेंगे मनसबदारी प्रथा की तो मनसबदारी प्रथा क्या थी, एक सरकारी सेवा थी। जो वर्तमान समय में जो हमारी सेवा चल रही है वो क्या चल रही है, आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, वंशानुगत नहीं होती थी। तो आज भी हमारी सरकारी नौकरियां क्या है, वंशानुगत नहीं है। तो मनसबदारी जो प्रथा थी वो 1575 में अकबर के द्वारा शुरू करी गई थी और अकबर ने ये प्रथा जो थी वो मंगोलिया से ग्रहण करी थी। तो वर्तमान समय में जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं वो वंशानुगत नहीं होती हैं। तो ऐसे ही जो अकबर की प्रथा जो थी वो क्या थी, वंशानुगत नहीं थी। यानी कि मनसबदारी प्रथा 1575 में अकबर के द्वारा शुरू की गई थी
और ये आपके किस देश से ग्रहण की थी, तो आपके मंगोलिया से ग्रहण की थी। मंगोलिया की अगर बात करेंगे राजधानी की, तो उलान बटोर इसकी क्या है, आपकी कैपिटल है। कह रहा निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी के भाग्य का निर्णय हुआ था। कह रहा किस युद्ध में फ्रांसीसी के भाग्य का क्या हुआ था, निर्णय हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध या बक्सर समझौता, और आपका सेंट जेम्स समझौता, आपका ट्रिनॉन समझौता। अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक के पहले युद्ध की अगर हम बात करेंगे, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था। फिर कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे हमारे। अगर हम 3 युद्ध की बात करेंगे तो हमारे 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक के। तो पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746 से लेके 1748। फिर हमारा दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से लेके 1754। तीसरा हुआ था 1756 से लेके 1763। और ये तीसरा जो युद्ध हुआ था पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ था, ये समाप्त हो गया था। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 1764 को हुआ था हमारा बक्सर का युद्ध। अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी के भाग्य का निर्माण हुआ था। तो इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं आपके। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाडीवास का युद्ध। वाडीवास के युद्ध से निर्णय हुआ था और ये युद्ध हुआ था आपका 1760 में। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा। ये ऑप्शन आपके इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा वाडीवास का युद्ध आपका क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा। कह रहा हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। कह रहा हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वतों का, ब्लॉक पर्वत का, बलित पर्वत का, यह है ज्वालामुखी पर्वत का। अगर हम बात करेंगे तो आपके अपशिष्ट पर्वत कौन से हो गए, तो अपशिष्ट पर्वत हो गए आपके अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपके अपशिष्ट पर्वत हैं। विश्व की सबसे प्राचीन व भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। आपकी विंध्याचल की पहाड़ियां, विंध्याचल की पहाड़ियां, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां। ये सब हमारी क्या है, ये हमारे सब क्या है, ये आपके अपशिष्ट पर्वत हैं। अगर हम ब्लॉक पर्वत की बात करेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट हमारा ब्लॉक पर्वत है। फॉरेस्ट हमारा क्या है, ब्लॉक पर्वत है। बलित पर्वत की बात करेंगे तो आपका हिमालय हो गया, ये आपका बलित पर्वत हो गया। एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी बलित पर्वत है। एटलस भी आपका क्या है, बलित पर्वत है। ज्वालामुखी की बात करेंगे तो आपका कोटोपैक्सी, किलिमंजारो आपके क्या है, ये आपके ज्वालामुखी पर्वत हैं। ओके, ये आपके फुजियामा, ये आपका जापान में, तो आपके क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। फुजियामा आपका क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगर हम बात करेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला की, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो आपके 7000 किलोमीटर में फैली हुई है। 7000 किलोमीटर में फैली हुई है और 7 कई देशों के साथ सीमा बनाती है, जैसे आपकी बोलीविया के साथ सीमा बनाती है, और आपके पेरू, ब्राजील के साथ सीमा बना रही है, कोलंबिया, इक्वेडोर, चिली और आपके अर्जेंटीना, इतने देशों के साथ क्या करती है, आपकी सीमा बनाती है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो एक बलित पर्वत का क्या है, आपके उदाहरण है। तो इसे हम बोल सकते हैं हिमालय जो है आपके फोल्ड माउंटेन है। क्या है, आपके फोल्ड माउंटेन है। हम देखेंगे
ज्योग्राफी में आपका बिल्कुल डिटेल में टॉपिक देखेंगे माउंट का, तब हमको समझ में आएगा बलित पर्वत किसको कहते हैं और आपके अपशिष्ट पर्वत कैसे होते हैं, ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत हम किसे कहते हैं। कह रहा है न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है, रेडियो धर्मिता के दौरान विमुक्त कण होते हैं, न्यूट्रॉन के प्रतिकण होते हैं, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है या ऊर्जा की आधारभूत इकाई है। तो कह रहा है न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन जो होगा वो तंत्रिका तंत्र की क्या है, आपकी आधारभूत इकाई है। कोशिका की बात करेंगे तो शरीर की संरचनात्मक इकाई जो है हमारी क्या है, कोशिका है, लेकिन न्यूरॉन की बात करेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम की क्या है, आधारभूत इकाई है। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका सी, राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो कृषि श्रमिकों की जो उत्पादकता होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है। देखेंगे ढांचागत बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, तो छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत है बट उसके पढ़ाई लिखाई के हिसाब से क्या होती है, नौकरी या रोजगार ना मिल पाना या नौकरी व रोजगार ना मिल पाना क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। यानी कि ऊपर से व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशी है लेकिन अंदर से वो क्या है, दुखी है। ये हमारी कैसी बेरोजगारी है, आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दूसरी बेरोजगारी जैसे कृषि जो होती है, हमारी कृषि उत्पादकताओं की अगर हम बात करेंगे तो कृषि जो हमारी होती है वो 7 से 9 महीने की होती है, लेकिन साल में जो महीने होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो व्यक्ति जो कृषि उत्पादकता होती है वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। जैसे मौसमी बेरोजगारी की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारी सेब की सीजन है तो हम सेब को बेचने लगे, मूंगफली की सीजन है तो हम मूंगफली को बेचने लगे, है ना, जूस की सीजन है तो हम जूस की सीजन को बेचने, यानी मौसम के हिसाब से जो हम काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो कृषि उत्पादकता क्या होती है, जीरो होती है। इसका आंसर क्या होगा आपका, मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी में जो कृषि उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। जीरो की अगर बात हम करेंगे तो जीरो की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, आर्यभट्ट ने की थी। संविधान सभा में एक किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। केटी शाह, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑस्टिन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हमने देखा कि प्रश्न है कि संविधान सभा में एक किसने कहा था कि सरकारी नीति जो हमारी गवर्नमेंट नीति होगी उसके नीति निर्देशक तत्व किसी बैंक में दे उस बैंक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार क्या करता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किसने दिया था, ये दिया था आपके केटी शाह ने दिया था। नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो हम इनको बोलते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अंग्रेजी में हम इनको बोल सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें भारतीय संविधान के तहत 4 में शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के तहत 4 भाग में शामिल किया गया है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपके अनुच्छेद आपके 36 से लेके 51 तक हैं, ये अनुच्छेद हैं आपके, यानी कि 36 से लेके 51 तक हैं आपके अनुच्छेद संबंधित हैं आपके। और हमने ग्रहण कहाँ से किए हैं, तो हमने ग्रहण किए हैं आपके आयरलैंड से, क्या करें हमने ग्रहण किए हैं। तो नीति तत्वों को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, आपके आयरलैंड से ग्रहण किया है। तो हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक स्टेटमेंट किसने दिया था, तो केटी शाह ने क्या दिया था, ये स्टेटमेंट दिए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रेगिस्तानों में उनके नाम के अनुसार सही ढंग से सुमेल कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं ये आपके रेगिस्तान है, ये आपके क्या है, स्थान है, तो हम बात करेंगे यानी कि ये प्रश्न या तो सबसे सरल हो सकता है एग्जाम के लिए या सबसे कठिन हो सकता है। अगर हमने इसमें से 2 भी पता होते हैं
तो हमारा क्या होता है, राइट आंसर क्या हो सकता है, हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए क्या होगा इसका आंसर। अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे थार रेगिस्तान, मैंने आपको शुरुआती वीडियो बताया था भारत में है। तो भारत किस महाद्वीप में है आपके, भारत आपके एशिया महाद्वीप में है। तो तीसरे का क्या होगा, चौथा। अगर हम देख सकते हैं तो हमारा जो 3 नंबर का जो पॉइंट है उसका आंसर चौथा होगा। तो ए वाला तो हमारा गलत हो गया, यानी कि ए वाला हमारा हो नहीं सकता, तो ए वाला भी तो नहीं हो सकता हमारा। तो हमारा ऑप्शन जो बचता है वो आपका 3 और 4 हमारा बचता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कालाहारी की, तो कालाहारी जो है आपका कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो हम देख सकते हैं पहले का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, तीसरा। तो पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका सी। यानी कि 2 की अगर हम बात करेंगे तो आटाकामा की अगर हम बात करेंगे तो आपके ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट विक्टोरिया की बात करेंगे तो आपके दक्षिण में। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर हमारा होगा सी। ओके, तो हमने आपके सामने 20 प्रश्नों को देखा है। कल हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन है आपके पेपर एग्जाम के लिए, वीडियो के लिए ही नहीं, ये सभी एग्जामों के लिए क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। तब तक हम दोबारा आपको नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।